टाइम जो है कैपेसिटी एंड फोरकास्टिंग का टॉपिक समझा था। तो इसमें ना तीन चार चीज़ें हैं जो कि डिस्कशन जिस पे हो सकती है। एक तो है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में हमने तीन टॉपिक डिफरेंट डिस्कस किए थे। एक थी फ्लेक्सिबल कैपेसिटी, एक थी शॉर्ट टर्म कैपेसिटी और एक थी लॉन्ग टर्म कैपेसिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबल कैपेसिटी क्या है कि आप अपने सिनेरियोज में रहते हुए, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी कैपेसिटी को प्लस एंड माइनस कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि स्टाफिंग एंड स्टाफ की शेड्यूलिंग, कि स्टाफिंग और स्टाफ की शेड्यूलिंग से आप कैपेसिटी को प्लस एंड माइनस कर सकते हैं। और दूसरा जो आपके पास क्राइटेरिया था कि आप इक्विपमेंट को जो है चेंज इन इक्विपमेंट को जो इक्विपमेंट की कैपेसिटीज़ को चेंज करें, जिसका हमने डिस्कशन किया था इनिशिएशन पॉइंट्स का। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपेसिटी। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी क्या होती है कि आप अपने सिस्टम के अंदर कुछ वक्त के लिए शॉर्ट कैपेसिटी ऐड करें अपनी रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स को मीट करने के लिए। इन चीज़ों को हम शॉर्ट टर्म कैपेसिटी कहते हैं। शॉर्ट टर्म कैपेसिटी ऑल्टरनेटिव सबसे पहला ये था कि आप स्टाफिंग को चेंज करें, स्टाफिंग की शेड्यूलिंग को चेंज करें। और दूसरी एक शॉर्ट टर्म कैपेसिटी ऑल्टरनेटिव या एडिशन हो सकता है, वो हो सकता है आउटसोर्सिंग के। फिर बात की थी लॉन्ग टर्म कैपेसिटी की। लॉन्ग टर्म कैपेसिटी ऐड करना मीन्स प्लांट ऐड करना, फैसिलिटी ऐड करना। इसके लिए आपको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था साइट इवेल्युएशन क्राइटेरिया, कि आप साइट को सिलेक्ट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखते हो। तो हमने ये डिस्कस किया था कि साइट इवेल्युएशन क्राइटेरिया में हम कोशिश करते हैं कि वेटेड एवरेज मेथड रखें साइट का, और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट लगती हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो यूटिलिटीज़ हों, हम इन सब को इवेलुएट करते हैं और फिर एक वेटेड एवरेज साइट निकालते हैं कि जो हमारे लिए बेस्ट होती है। ठीक है, फिर हमने बात की थी फोरकास्टिंग एंड फोरकास्टिंग मेथड्स की। तो आपको मेथड समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि कौन से मेथड को कब यूज़ करना है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को हम कब यूज़ करते हैं, सिर्फ आपने इन बात को समझना है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज़ करने के लिए या फोरकास्टिंग मेथड को चूज़ करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें थी। अवेलेबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेटा, जो डेटा आपके पास अवेलेबल है वो। फिर टाइम एंड मनी लिमिटेशंस, कि आपके पास वक्त और पैसे की कितने लिमिटेशन है, कितना आप खर्च कर सकते हो फोरकास्टिंग करने के लिए। और आखिर में था एक्यूरेसी नीडेड, कि आपको आपकी फोरकास्टिंग करने के लिए, एवेल्युएशन करने के लिए किस हद तक एक्यूरेसी चाहिए। फिर हमने बात की थी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप की। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ये कहता है कि आप हर जो नया प्रोडक्ट बनाएं वो पिछले प्रोडक्ट से सस्ता हो। मींस आपके प्रोडक्ट के अंदर दो डिफरेंट किस्म के कॉस्ट मेजर्स होते हैं। एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। आप फिक्स कॉस्ट का फिनोमिना ख़त्म कर देते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, और फिर हर नए प्रोडक्ट पे वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट लग रहा होता है, जिसकी वजह से आपका हर नया प्रोडक्ट जो बन रहा होता है वो पिछले प्रोडक्ट से सस्ता होता है। और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप ये था कि आप कुछ चीज़ों को बना रहे हैं, नहीं ख़त्म नहीं कर देते, उसका उसका जो आंसर है ना वो ख़त्म हो जाता है। हमने बात की थी कि आपका प्लांट है कि जिसकी अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स पर डे की, और आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना चाहते हैं। तो आपको एक बात पता है कि अगर मैंने 1000 यूनिट्स पर डे बना लिए तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे आ जाऊंगा। अब जब 1001 यूनिट बना रहा हूँ तो प्लांट की फ़िक्स कॉस्ट मैं एब्जॉर्ब कर चुका हूँ। रेंट है, लेबर है, यूटिलिटीज़ हैं, वो सब 1000 यूनिट्स में एब्जॉर्ब हो गए। अब जो 1001 यूनिट बन रहा है ना, वो फिक्स कॉस्ट के आंसर से मुनज़्ज़ा हो गया। अब उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का आंसर लग रहा है। मींस रॉ मटेरियल जो लग रहा है और पैकेजिंग मटेरियल जो लग रहा है सिर्फ वो है। जैसे देखो, आप प्लांट पर काम कर रहे हो तो आप क्या करते हो, 8 घंटे की लेबर दे रहे हो, फिक्स रेंट दे रहे हो, यूटिलिटीज़ दे रहे हो। तो आप कहते हो कि अगर 1000 यूनिट बनाऊँ या 1200 यूनिट बनाओ, फ़र्क क्या आएगा। तो 1000 यूनिट बनाने में आपके पास फिक्स कॉस्ट का पॉइंट भी आ रहा होगा, वेरिएबल कॉस्ट का पॉइंट भी आ रहा होगा। लेकिन जब आप 1001 यूनिट बना रहे होगे ना, तो फिक्स कॉस्ट आपके 1000 यूनिट एब्जॉर्ब कर गए। अब आपके पास सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ हो रही है वो लग रही है। तो वो प्रोडक्ट पिछले प्रोडक्ट से सस्ता बन रहा है। अब उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप डिस्काउंट्स भी यूज़ कर सकते हो, आप फोर्स मार्केटिंग भी यूज़ कर सकते हो, आप ऑफ़र्स भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैंने इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का नाम दिया। और
बिल्कुल वही मिलेगा, अगर सेम प्रोडक्ट हो या डिफरेंट प्रोडक्ट हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये कहता है कि आपने बैचिंग करनी है, आपने पहले ये बात देख लेनी है कि मेरी फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट जो है वो कितने प्रोडक्ट एक्वायर कर सकते हैं, और उसके बाद मैं देखूंगा कि अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट के पॉइंट पे जाना भी है या नहीं जाना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए आपको बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी चाहिए, तो हर यूनिट हर प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ पे आपके पास स्पेस होती है आप कोशिश करते हो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने की, ताकि मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की डोमिनेशन ला सको। इसी तरह होता है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, कि जहाँ पे आपके पास स्कोप अवेलेबल है, आप कुछ प्रोडक्ट्स के कुछ वेरिएंट्स बना रहे हैं और आपके पास गुंजाइश है कि आप डिफरेंट वेरिएंट्स भी पैक कर सकें, डिफरेंट वेरिएंट्स भी बना सकें, तो आप उन क्राइटेरियाज में बैठ के इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप पे काम करते हो। उसकी एग्जांपल ये रही थी कि एक कंपनी है कि जो जूता बना रही है, और वो बना रही है मैन एंड वुमेन शूज़ बोथ, लेकिन अब उसके पास मार्केट से डिमांड आना शुरू हुई, या मार्केट में उसने गैप देखा कि बच्चों के जूतों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके पास प्रोडक्ट भी है, रॉ मटेरियल भी है, सोर्सिंग भी है, वो थोड़ी सी चेंजिंग करके इकोनॉमीज ऑफ स्कोप अचीव कर सकता है। आयशा खान, ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है, अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई है। अच्छा, और लास्ट थिंग जो इस सारे क्राइटेरिया में समझने की है वो है बॉटल नेक। बॉटल नेक सिस्टम में होता क्या है, तो सप्लाई चेन मैनेजर जो है वो बॉटल नेक को ट्रीट इस तरह करते हैं कि वो पॉइंट सिस्टम का जो आपके सिस्टम की कैपेसिटी आपको बता रहा हो, उस पॉइंट को आप बॉटल नेक कहते हो। अब ये बात समझने के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टैंक पाकिस्तान की, टैंक पाकिस्तान की कैपेसिटी थी 1000 टन्स, ठीक है, 1000 टन्स पर मंथ। अब ये कैपेसिटी क्या थी, ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी, रॉ मटेरियल की कैपेसिटी थी, प्रोडक्शन मटेरियल की कैपेसिटी, तो ये थी पैकेजिंग कैपेसिटी। हमारी पैकेजिंग मशीन्स पूरे महीने में डिफरेंट SKUs के मिला के 1000 टन पैक कर सकते थे, इससे कम या इससे ज़्यादा पैक नहीं कर सकते थे। तो सिस्टम के अंदर जो पॉइंट आपकी कैपेसिटी डिफाइन कर रहा होता है ना, उस पॉइंट को आप अपने सिस्टम का बॉटल नेक कहते हो। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। जी हसन काजमी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी हसन साहब। हम्म हम्म वो बिल्कुल वो सेकंड फेज है बॉटलनेक का, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजर्स के लिए ना कभी कभार प्रॉब्लमेटिक एरियाज नहीं होते बॉटलनेक। अब जैसे एक रिटेल आउटलेट है, आप किसी रिटेल आउटलेट में काम कर रहे हो, रिटेल शॉप में काम कर रहे हो, सपोज आप एक मॉल में काम कर रहे हो, तो मॉल का बॉटल नेक क्या होगा, मॉडल का बॉटल नेक ये होगा कि कितने वॉशरूम है, कितने वॉशरूम्स लोगों को सर्व कर सकते हैं, कितने एंट्रेंस एरियाज है। नहीं, मॉल का बॉटल नेक असल में ये होगा कि मॉल के अंदर जितना बड़ा फूड कोर्ट है और उसमें जितनी सीटिंग कैपेसिटी है, वो मॉल की बॉटल नेक है। मॉल अपनी कैपेसिटी में शो करता है कि मैं सपोज़ 2000 लोगों को एक वक्त में केटर कर सकता हूँ, हालांकि वो मॉल हज़ारों एकड़ का हो सकता है, मॉल जो है वो कई फ्लोर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन मॉल की कैपेसिटी कैसे निकलती है, फूड कोर्ट की सीटिंग कैपेसिटी मॉल की बॉटल नेक होती है। क्यों? क्योंकि अज्यूम ये किया जाता है कि जितने लोग मॉल में आएंगे वो सारे फूड कोर्ट में आएंगे, और फूड कोर्ट में हर बंदे को एक सीट चाहिए, ठीक है। तो एज सप्लाई चेन मैनेजर आपको बॉटल नेक समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिस्टम, आप अपने सिस्टम की कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके पास जो गाड़ी होती है, अगर आप उसको एक सिस्टम कंसिडर करो, तो आप अपनी गाड़ी को किस तरीके से डिफाइन करते हो? हसन, गाड़ी की कैपेसिटी किस तरीके से डिफाइन करते हो? वाह भाई, तो आप सीटिंग के हिसाब से गाड़ी लेते हो। तो एक बात बताओ कि मेहरान में और करोला में क्या फ़र्क है? नहीं, सीसी का डिफरेंस है।
800 सीसी नहीं नहीं, लग्जरीज के अंदर नहीं आती। गाड़ी हमेशा अपनी इंजन कैपेसिटी से डिफाइन होती है। 800 सीसी, 1300 सीसी, 1500 सीसी, 2000 सीसी। ठीक है, तो ये सीसी क्या है? ये है इसकी कैपेसिटी कि कितना बड़ा इसके पास इंजन है, कितना पावर ये दे सकती है, कितना टॉर्क ये प्रोड्यूस कर सकती है। तो सप्लाई चेन मैनेजर्स को ये देखना होता है कि मेरा सिस्टम बॉटलनेक को कैसे डिफ़ाइन करेगा। तो मेरे सिस्टम का बॉटलनेक मैं डिफ़ाइन करता हूँ एज कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट आई कैन मैनेज, या आई कैन पैक, या आई कैन फिनिश। सही है ना? सब प्रोडक्शन के वक्त, प्रोड्यूस करते वक्त डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं। कुछ चीज़ों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ों की कैपेसिटी बहुत लो, लेकिन सिस्टम हर दफ़ा वेरी कर सकती है। लेकिन फास्ट मूविंग नहीं, अगर बॉटलनेक की बात करोगे तो बॉटलनेक वो पॉइंट है सिस्टम का कि जो सिस्टम की कैपेसिटी को डिफाइन कर रहा है। नहीं, मैं आपको समझाने के लिए आपको एग्जांपल समझाता हूँ ना। अब ये देखो, आपके सामने एक सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, एक सिस्टम है कि जिसमें रॉ मटेरियल भी आ रहा है, स्टोरेज भी हो रही है, फैब्रिकेशन भी हो रही है, असेंबली भी हो रही है। ठीक है, जी जी, बताइए बताइए। हम्म। नहीं नहीं नहीं, वो बॉटल नेक नहीं है। देखो देखो, सिस्टम में, हाँ हाँ, आप जो बॉटल नेक समझ रहे हो ना, आप जो बॉटल नेक समझ रहे हो ना, जिसको वो कैपेसिटी वाइज जवाब नहीं दे सकता। अगर आपसे कोई पूछे ना कि सिस्टम में कैपेसिटी वाइज बॉटल नेक क्या है, या बॉटल नेक का असल में काम क्या है, तो बॉटल नेक बेसिकली सिस्टम की कैपेसिटीज़ बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ्लॉज है। देखो, इस पूरे अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ना, तो आपकी समझ में आएगा। मैं आइडिया देता हूँ, फिर आप मुझसे ज़रूर सवाल करना। अब आपके सामने एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि स्टोर कर सकता है 3500 पाउंड। ठीक है, और स्टोरेज से वो 375 पाउंड पर आवर फैब्रिकेशन को दे सकता है। ठीक है, फैब्रिकेशन क्या कहता है कि फैब्रिकेशन कहता है कि एक कंपोनेंट बनाने में मुझे 25 पाउंड यूज़ करने, तो इस तरीके से मैं 25 कंपोनेंट्स पर आवर प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ 15 कंपोनेंट्स पर आवर। किसी भी वजह से, लेबर कम है, या मतलब मशीन ख़राब है, कुछ भी है। ठीक है, और ये 15 कंपोनेंट्स पर आवर यहाँ से उठ के जा रहे हैं असेंबली में। ठीक है, अब असेंबली 20 यूनिट्स पर आवर को असेंबल कर सकती है, बट असेंबली कर रही है सिर्फ 15 यूनिट्स पर आवर। क्यों? क्योंकि उसको बेसिकली फैब्रिकेशन से 15 यूनिट्स पर आवर मिल रहा है। ठीक है, अब 15 यूनिट्स पर आवर है और 12 घंटे की शिफ्ट है, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए? 180, 180, बट सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है 120 यूनिट्स पर डे। क्यों? क्योंकि पैकेजिंग की दो मशीनें हैं, एक 80 यूनिट और एक 40 यूनिट पर डे प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो अब इस पूरे सिस्टम को देख के आप क्या कह सकते हो कि मेरी कैपेसिटी इस वक्त है कि मैं 120 यूनिट पर डे बना सकता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, हालांकि मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है। तो पैकेजिंग की मशीनें बेसिकली मेरा बॉटलनेक हुई, बट पैकेजिंग की मशीनें ही मेरी सिस्टम की कैपेसिटी डिफाइन कर रही हैं। मैं फैब्रिकेशन से 25 यूनिट पर 25 कंपोनेंट पर आवर भेजूं, असेंबली से 20 कंपोनेंट पर आवर भेजूं, बट पैकेजिंग जो है वो सिर्फ मुझे दिन के 120 यूनिट्स, यानी कि घंटे के 10 यूनिट पैक करके ही दे सकती हैं। तो तो अब ये मेरे सिस्टम का बॉटलनेक है, और यही मेरे सिस्टम की कैपेसिटी भी डिफाइन कर रहा है। अब समझ में आई? तो बॉटलनेक सिस्टम में ऐसे पॉइंट को कहते हैं कि जो सिस्टम की कैपेसिटी भी डिफाइन कर रहा हो, और जहां पे सिस्टम को सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस भी मिल रही हो। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट से बॉटलनेक को डिफाइन होता है। मैंने आपको क्लियर करने के लिए ये कहा कि सप्लाई चेन मैनेजर को पता होना चाहिए कि बॉटलनेक का असल में काम क्या है सिस्टम में। ठीक है, एक रिटेल आउटलेट है जो कि कस्टमर सर्व कर सकता है 1000। ठीक है,
बट 1000 कस्टमर सर्व कभी भी नहीं कर पाता। क्यों? पार्किंग बॉटलनेक बन जाता है, जो आपकी सीटिंग होती है वो बॉटलनेक बन जाती है, या आपकी सर्विंग कैपेसिटी बॉटलनेक बन जाती है। ठीक है, जो सिस्टम में जगह बहुत है बट मैं सर्व कम कर सकता हूँ, और जहाँ से मेरी सर्विंग डिफाइन हो रही है ना, वो पॉइंट मेरा बॉटलनेक है, और वही मेरे सिस्टम की कैपेसिटी भी डिफाइन कर रहा है। अब किसी को कोई क्वेश्चन? गुड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था समझने के लिए। कैपेसिटी एंड फोरकास्टिंग ख़त्म। अब हम बात करते हैं JIT की, जो आज का टॉपिक है जस्ट इन टाइम। अच्छा, जस्ट इन टाइम सिस्टम है क्या? तो आप लोगों ने आज से पहले जस्ट इन टाइम को जहाँ भी समझा होगा, पढ़ा होगा, इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट के तौर पर समझा होगा। और जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट कहता क्या है? जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने सिस्टम में से सारी वो चीज़ें कि जो सिस्टम के अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रही, आप उनको निकाल दें, और उनको हटाने के बाद सिस्टम की असल कैपेसिटी आपके सामने आ जाती है। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑर्डर द थिंग्स, इशू द थिंग्स, यूज़ द थिंग्स व्हेन नीडेड। जब भी आपको जिस चीज़ की नीड हो, आप उस चीज़ को उसी वक्त इशू कराएं, आप उस चीज़ को उसी वक्त सिस्टम में लेके आएँ, आपका सिस्टम जस्ट इन टाइम हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इन टाइम की मटेरियल को समझने से पहले ना, मैं एक एग्जांपल को थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूँ। हम अब बात करेंगे एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की। ठीक है, उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हो क्या रहा है? सफ़ेद कपड़ा डाई हो रहा है, और डाई होने के बाद वो शर्ट्स में कट हो रहा है। मीन्स वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शर्ट्स बना रही है, सफ़ेद कपड़ा रॉ मटेरियल है उनका, और रॉ मटेरियल को वो डाई करके और अकॉर्डिंग टू साइजेस कट कर रही हैं और पैक कर रही हैं। ये एक पूरा सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। अब हम जस्ट इन टाइम से पहले इस सिस्टम को देखते हैं कि जब जस्ट इन टाइम इस सिस्टम में नहीं आया था तो ये सिस्टम कैसे काम कर रहा था। तो 9 बजे सुबह शिफ्ट स्टार्ट होती थी, 9 बजे प्रोडक्शन वाले आते, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन प्लान देखते, उसके हिसाब से वेयर हाउस से रॉ मटेरियल इशू करवाते। वेयर हाउस 1 घंटे में, सवा घंटे में, 1.5 घंटे में उनको रॉ मटेरियल इशू करके देता। वो 10:30 बजे तकरीबन प्रोडक्शन स्टार्ट करते, और 1 घंटे के बाद कटिंग की फैसिलिटी स्टार्ट होती। मीन्स 11:30 बजे, 11:30 बजे कटिंग स्टार्ट होने के बाद पैकिंग को सामान मिलना शुरू होता 12:30-1 बजे के करीब। इस तरीके से 12 घंटे की शिफ्ट में वो कुछ प्रोडक्शन कर रहे थे विदाउट जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम अब कहता क्या, पहले ये समझते हैं। जस्ट इन टाइम कहता है कि सारे मटेरियल्स जो भी सिस्टम के अंदर मौजूद हों वो वर्क इन प्रोसेस की तरह हों। इसका मतलब क्या है कि मटेरियल्स जो भी सिस्टम के अंदर हों वो आइडल ना हो। आइडल इन्वेंट्री, आइडल मशीनरी, आइडल रोग नहीं होने चाहिए सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद सिस्टम कभी भी पॉज ना ले चार्ज को कैरी फॉरवर्ड करने में। हम जिस सिस्टम्स के आदी हैं या जिन सिस्टम्स को हम देखते आ रहे हैं, वो सिस्टम काम कैसे कर रहे हैं कि एक मशीनरी, एक शिफ्ट जाते वक्त पूरी मशीनरी क्लोज होती है, फिर नई शिफ्ट आती है, उस मशीनरी को स्टार्ट करती है। सिस्टम कहता है कि अपने प्रोसेसेस को ऐसे डिज़ाइन कर दो कि आपकी मशीनरी, आपकी प्रोडक्शन रुके ना 1 मिनट के लिए भी। ठीक है, इसके बाद सिस्टम आपका हैंड टू माउथ ऑपरेशन हो, आपका टोटल ऑपरेशंस डिपेंडेंट हो आपके सप्लायर्स पे, और वो जैसे जैसे चीज़ें बेचते जाएं आपका सिस्टम वैसे वैसे काम करता जाए। आपका जो प्रोडक्शन और डिलीवरी क्वांटिटीज़ है वो हर मर्तबा डिफ़र कर रही हों अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ऐसा ऑपरेशन, ऐसा सिस्टम जस्ट इन टाइम कहलाता है। फिर आपके लॉजिस्टिक सिस्टम में सारी चीज़ें ऐसे डिज़ाइन हो कि जिस पॉइंट पे जिस चीज़ की जब ज़रूरत हो तब उस पॉइंट पे वो चीज़ वहाँ पहुँचे, और आपके सिस्टम में कोई आइडल इन्वेंट्री ना हो या कोई ऐसी इन्वेंट्री ना हो कि जो आपके सिस्टम में वैल्यू ऐड नहीं कर रही हो। ऐसा सिस्टम जस्ट इन टाइम सिस्टम कहलाएगा। अब हमारी प्रीवियस एग्जांपल में हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की थी, अब उन पे हम JIT या जस्ट इन टाइम अप्लाई करते हैं।
तो हमें सबसे पहला फ्लॉ जो नज़र आया वो ये आया कि प्रोडक्शन वाले 9 बजे आके अपना मटेरियल इशू करवाते हैं, जिससे आधा पौना घंटा या 1 घंटा सिस्टम हॉल्ट रहता है या सिस्टम पे कोई काम नहीं हो रहा होता, और प्रोडक्शन वाले उस टाइम को बेसिकली सेटअप टाइम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि वो मशीनरीज को सेटअप करते हैं, क्लीन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तब तक थोड़ा थोड़ा मटेरियल आना शुरू होता है वेयर हाउस से और वो प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जस्ट इन टाइम ये कहता है कि ऐसे सिस्टम में या तो प्रोडक्शन वाले रात में ही, मतलब शिफ्ट क्लोज होने के बाद कल का मटेरियल इशू करवाएं, या वेयर हाउस वाले प्रोडक्शन वालों से 1 घंटा पहले आएँ। तो सिस्टम 9 बजे स्टार्ट होगा। फिर हमने देखा कि डाइंग एंड पैकेजिंग को सामान बहुत देर से मिलता है। तो जस्ट इन टाइम कहता है कि किसी भी वजह से अगर सिस्टम में आइडल टाइम आ रहा है तो इधर आप प्रोसेसेस को स्लो कर दें या आप प्रोडक्शन को बढ़ा दें। मींस आप देखते हैं कि 12 घंटे प्रोडक्शन चला के डाइंग सिर्फ 6 घंटे काम कर पाता है और कटिंग सिर्फ 4 घंटे काम कर पाता है ना, तो इधर आप प्रोडक्शन 24 घंटे चलाएं ताकि डाइंग और कटिंग को सामान टाइमली मिलता रहे और वो अपनी 12 घंटे की शिफ्ट पूरी करें, या डाइंग एंड कटिंग की शिफ्ट्स कम कर दें, उनको 8 घंटे और 4 घंटे रिस्पेक्टिवली बुलाएं और 8 और 4 घंटे उनसे काम कराएं, ताकि सिस्टम में से गैर ज़रूरी चीज़ें, नॉन वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, नॉन वैल्यू एडिंग चीज़ें रिमूव हो जाएं। ऐसा सिस्टम जस्ट इन टाइम बन जाता है। जस्ट इन टाइम किसी भी प्रोसेस पे अप्लाई हो सकता है, HRM पे, सप्लाई चेन पे, फाइनेंस पे, लॉजिस्टिक्स पे, मार्केटिंग पे, किसी भी सिस्टम पे जस्ट इन टाइम अप्लाई हो सकता है। जस्ट इन टाइम सिर्फ सप्लाई चेन तक या इन्वेंट्री मैनेजमेंट तक महदूद नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ जस्ट इन टाइम। तो जस्ट जी 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 आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें। हम्म हम्म। आपको मार्केटिंग में कैंपेन लॉन्च करनी होती है तो आप कैंपेन तब लॉन्च करें जब रिक्वायर्ड हो। कैंपेन के अंदर जो मटेरियल्स जब आपकी ज़रूरत हो तब मंगवाएं, पहले से मंगवा के ना रखें। मार्केट के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करें और जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे, जिस प्रोडक्ट मार्केटिंग की ज़रूरत है उस जगह पे उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग सारे एरियाज़ पे करना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आपका सिस्टम मार्केटिंग में जस्ट इन टाइम हो जाएगा। जस्ट इन टाइम का सिंपल मतलब ये है कि जब जो चीज़ की जिस जगह ज़रूरत हो तब उस चीज़ को उस वक्त अप्लाई कर दें। दैट इज़ द सिस्टम ऑफ जस्ट इन टाइम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सप्लाई चेन में जस्ट इन टाइम के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज कि जस्ट इन टाइम सिस्टम बेसिकली सिस्टम में से एक्सेस स्पेस को निकाल देता है, एक्सेस स्पेस रिक्वायरमेंट्स को निकाल देता है। अगर आपका सिस्टम जस्ट इन टाइम पे बना हुआ है तो यू डोंट नीड वेरी बिग वेयर हाउसेज टू स्टॉक योर प्रोडक्ट एंड टू स्टॉक योर रॉ मटेरियल्स। जी हसन काज़मी, आप सवाल कर सकते हो, माइक आप ऑन कर। जी जी हम्म, बिल्कुल। जस्ट इन टाइम सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में कहता है, ठीक है। ज़ीरो और नो इन्वेंट्रीज की बात नहीं हो रही, लेकिन बात हो रही है इस वक्त सेफ्टी स्टॉक की, ठीक है। जस्ट इन टाइम का सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में रिसोर्सेज भी नहीं थे, जापान में लोग भी नहीं थे, जापान में बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज भी नहीं थे, बट उनको कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी थी। तो उन्होंने अपनी डिसएडवांटेजेस को अपनी एडवांटेज बनाया, अपने मसलों को, अपनी ज़रूरतों को अपनी एडवांटेज बना के उन्होंने धीरे धीरे 15 साल में पूरे सिस्टम को जस्ट इन टाइम पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस सिनेरियो में हुआ क्या कि आपके पास जस्ट इन टाइम सिस्टम में ना सेफ्टी स्टॉक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप जस्ट इन टाइम सिस्टम को अप्लाई कैसे करते हो? पहले तो आप उसकी थोड़ी सी एडवांटेजेस समझ लो कि जस्ट इन टाइम सिस्टम आपको क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो सिस्टम में बताता हूँ जस्ट इन टाइम सिस्टम काम कैसे कर रहा है कि आप अपने वेंडर्स, अपने सप्लायर्स और अपने जो कस्टमर्स हैं ना उनके साथ पार्टनरशिप्स क्रिएट करते हो, जिनको JIT पार्टनरशिप्स कहते हैं। तो आप JIT पार्टनरशिप क्रिएट करते हो, आप कहते हो कि आप बेसिकली स्टॉक रखते क्यों,
अगर आप अपने वेयर हाउस में सामान रखते हो और आप अपने वेयर हाउस में फिनिश गुड रखते क्यों? बिकॉज यू प्रोड्यूस इट ऑन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, ठीक है, और आप मंगवाते भी उसको हो एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड पे। तो आप ये एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड अपने सप्लायर्स और अपने कस्टमर्स दोनों के साथ शेयर कर देते हो कि यार मैंने आपसे इतनी डिमांड एंटिसिपेट की है, क्या आप इस डिमांड को पूरा करेंगे? वो कहता है हाँ, तो आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो और फिर आप अपने सप्लायर को बताते हो कि मेरी इस महीने की, इस क्वार्टर की, इस साल की इतनी डिमांड होगी, तो आप मुझे इस महीने, इस हफ्ते, इस दिन ये डिलीवरीज भेजना शुरू करो ताकि मैं अपनी प्रोडक्शन चलाना शुरू करूँ। जस्ट इन टाइम लिंकेज बना देता है, लिंक बना देता है आपके सप्लायर के और कस्टमर के दरमियान, आपको एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दे आता है। तो एडवांटेजेस क्या हैं जस्ट इन टाइम के? सबसे पहला एडवांटेज तो स्पेस मैंने आपको बताया। दूसरा, सिस्टम के अंदर जब बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होती है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस इन्वेंट्री होती है, तो वेस्ट की कंसिडरेशन कम कर दी जाती है। सिस्टम में से वेस्ट को एलिमिनेट नहीं किया जाता, बेसिकली सिस्टम में वेस्ट ऐड हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत इन्वेंट्री पड़ी है, कौन चेक करेगा, कौन बताएगा, और फिर आपको इस वेस्ट के बारे में पता चलता है आफ्टर द एंड ऑफ ईयर या आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर, जब ऑडिट होता है, और फिर आप उसमें वेस्ट डिक्लेयर करके कंपनी का एक XYZ अमाउंट ज़ाया कर देते हो, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम कहता है कि जब आपके पास सिस्टम हैंड टू माउथ ऑपरेशन पे चल रहा है और आपको पता है कि आपके पास उतनी ही इन्वेंट्री है जितनी डिमांड है, उतनी इन्वेंट्री जितनी सप्लायर है, तो फिर आप वेस्ट को संभालते हो, वेस्ट को एलिमिनेट नहीं करते। अच्छा, इसकी जस्ट इन टाइम सिस्टम की पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन मैं आपको मतलब समझाने के लिए एक एप्लीकेशन बताता हूँ। हीनो पार्क बेसिकली जस्ट इन टाइम सिस्टम पे चल रहा था, ठीक है। अब मैनेजमेंट, HR, फाइनेंस, ये सब जस्ट इन टाइम पे चल रहे थे, वो एक अलग सिनेरियो। मैं सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में बताता हूँ। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब एक कार मैन्युफैक्चर हो रही है और वो जस्ट इन टाइम पे, तो वो कैसे काम करेगी? तो कार के अंदर अगर आपने एक टायर लगाना है, टायर को अगर कार में फिक्स करना है, तो आपको 4 बोल्ट्स की ज़रूरत है। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम जब अप्लाई हो गया ना, तो होगा क्या कि सुबह जब उस पॉइंट पे आपका लेबर आएगा, तो आपको पता होगा कि सिस्टम में से आज कितनी कार्स गुजरनी है। सपोज सिस्टम में से 10 गाड़ियाँ गुजरनी और हर गाड़ी में 4 बोल्ट लगेंगे, तो सिस्टम में उस लेबर को 40 बोल्ट इशू हो जाएंगे कि आपके आज जो है 10 गाड़ियाँ इस सिस्टम में से गुजरेगी, हर गाड़ी को 4 बोल्ट की ज़रूरत है, तो ये 40 बोल्ट आज आपके हो गए। अब सोचो कि हैंड टू माउथ ऑपरेशन है, आपको 40 बोल्ट मिले और आपको ये पता है कि अगर मैंने किसी भी एक बोल्ट को घुमा दिया तो कोई एक गाड़ी आज मैन्युफैक्चर होने से रह जाएगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपकी गाड़ी के टायर जब तक फिक्स नहीं होंगे तब तक गाड़ी फिनिश नहीं होगी। अब ऐसा एक सिस्टम हो तो हर किसी की क्लियरिटी कितनी ज़्यादा हो और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा हो, ये समझे। जब वो बोल्ट रिसीव हो रहे हो तो वेयर हाउस वाला विजिलेंस चेक कर रहा हो, फिर क्वालिटी एश्योरेंस वाले उसको विजिलेंटली क्वालिटी एश्योर उसकी कर रहे हो, सप्लायर जो बना के दे रहा है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इशू करने वाले पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इशू करवाने वाले पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि सबको पता है कि हमारी वजह से सिस्टम कैन कम टू अ हॉल्ट, कैन कम टू अ स्टॉप। ऐसा सिस्टम जस्ट इन टाइम पे कन्वर्ट हो जाता है। जी अहमद फैसल पूछें। हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जस्ट इन टाइम का कौन सा पार्ट है? ये है जस्ट इन टाइम का डिमांड पार्ट, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने किसी भी सिस्टम पे जस्ट इन टाइम अप्लाई कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले तो सिस्टम की एक्टिविटीज़ को एक जगह जॉट डाउन करो, ठीक है। फिर सिस्टम में जो एक्टिविटीज़ वैल्यू ऐड नहीं कर रही ना, उनको एलिमिनेट कर दो। और मैंने आपको ये बताया ना कि अब आप जिस तरीके से बात करो ना, उसी तरीके से लेके चलते हैं। आप गए टोयोटा के शोरूम या होंडा के शोरूम, आपने गाड़ी बुक कराई, जैसे ही आपने गाड़ी का कैश पे किया, सिस्टम में होंडा के एक गाड़ी की डिमांड आ गई, ठीक है। तो होंडा क्या करेगा? वही गाड़ी की डिमांड उठा के अपने सप्लायर्स को भेज देगा कि अब मुझे एक गाड़ी की डिमांड आ गई है आज की, तो आपकी डिमांड में भी एक गाड़ी की चीज़ें ऐड हो गई।
अब आपने एक होंडा की गाड़ी आज कराची से इशू कराई है, एक लाहौर से इशू हो रही होगी, एक मुल्तान से हो रही होगी, एक हैदराबाद से हो रही होगी। तो सिस्टम कैलकुलेट करके बताएगा कि आज के दिन में मेरी डिमांड थी 10 गाड़ियाँ, जिनका डिलीवरी टाइम है 3 महीने। तो 3 महीने के अंदर सप्लायर को अब 10 गाड़ियों का सामान डिलीवर करना, मतलब 3 महीने तो डिलीवरी टाइम है, प्रोडक्शन टाइम सपोज 60 दिन है, और सप्लायर का टाइम सपोज 30 दिन है। तो 30 दिन के अंदर अब सप्लायर को आज से 30 दिन के अंदर 10 गाड़ियों का माल इशू करना है, समझे। सप्लायर को डेली रिक्वायरमेंट जा रही है, सप्लायर को डेली डिमांड जा रही है। सप्लायर को आप मंथली डिमांड नहीं दे रहे, सप्लायर को आप वीकली डिमांड नहीं दे रहे। हम्म। हम्म, सही है। हम्म। 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 हाँ, तो ये मेरे दोस्त आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो जस्ट इन टाइम के अंदर ये डिसएडवांटेज है। जस्ट इन टाइम का सिस्टम अगर हम पूरा समझते हैं ना, तो जस्ट इन टाइम का ये डिसएडवांटेज है कि वो बड़े बल्की ऑर्डर्स को और अनफोर्सिन डिमांड को केटर नहीं कर सकता। लेकिन आप मेरी बात ये समझो कि फार्मा की अगर आप बात कर रहे हो, मैं आपको फार्मा की मिसाल, एफएमसीजी की हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड पे, ठीक है। बल्कि ऑर्डर या अनफोर्सिन डिमांड कितनी आती है? 3 साल में अगर एक दफ़ा की एवरेज रखो, तो 3 साल में एक दफ़ा उस अनफोर्सिन डिमांड को केटर करने के लिए आप हर साल लाखों रुपए की इन्वेंट्री वेस्ट कर रहे हो, लाखों रुपए की इन्वेंट्री प्रोमो कर रहे हो, लाखों रुपए की इन्वेंट्री को लोगों में ऐसे ही फ्री में बांट देते हो, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम अगर आप अप्लाई करते हो और फिर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, तो आपको समझ में आएगा कि यार एक अनफोर्सिन, जो हम शॉर्ट टर्म कैपेसिटी पढ़े थे ना, उसमें आता आखिरी में एक बात थी कि नेवर मीट डिमांड, ठीक है। आप कहोगे कि यार मैं एक्स्ट्रा डिमांड मीट ही नहीं कर सकता। इसी आपकी वाली बात से एक और अच्छी बात समझ में आई कि कोविड-19 ने सारी कंपनीज को, सारे बिजनेसेस को ऑटोमेटिकली जस्ट इन टाइम पे कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब रिसोर्सेज स्केर्स हैं, ठीक है। आपको रिसोर्सेज बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, नंबर वन। नंबर टू, सर्विंग टाइम बहुत शॉर्ट है। अब आपको पता है कि आप फूड बिजनेस हो तो आप सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक ही डिलीवर कर सकते हो। तो आप 10 से 5 तक मैक्सिमम डिलीवर करने की कोशिश करोगे, और आप सिस्टम में से फालतू चीज़ों को निकालोगे। जो एक्टिविटीज़ आप करते थे, या तो आप वो 10 बजे के बाद करोगे, तो पहले करोगे, या 5 बजे के बाद करोगे। क्लीनिंग है, सैनिटाइजेशन है, सही है, इन्वेंट्री काउंट है, ये सारी फालतू चीज़ें आप 10 से 5 के दरमियान नहीं करोगे। आप सिस्टम को ऑटोमेटिकली जस्ट इन टाइम पे कन्वर्ट कर रहे हो। जी जवेरिया बदर। हम्म। 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 जी, यहाँ ये सिस्टम बेसिकली ऑटोमेटिकली जस्ट इन टाइम पे कन्वर्टेड होता है कि वो बड़े वेयर हाउसेस से अपने छोटे वेयर हाउस पे जब रिक्वायरमेंट होती है तब सामान मूव करते हैं। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जस्ट इन टाइम पे कन्वर्टेड होता है। जी आयशा। हम्म। हम्म। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम थोड़ा सा जब चलेंगे ना, अभी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज के बाद हम एक चीज़ देखेंगे, प्री रेक्विजिट। तो प्री रेक्विजिट जब आप समझोगे ना, आपको समझ में आएगा कि जस्ट इन टाइम हर कंपनी पे आसानी से अप्लाई नहीं हो सकता। टोयोटा जैसी कंपनी के जो जस्ट इन टाइम पे ही डिज़ाइन थी, मतलब बनी ही जस्ट इन टाइम के नाम पे थी, उसको 15 साल लगे जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट करने में। जस्ट इन टाइम सिस्टम आसान नहीं है इम्प्लीमेंट करना। क्यों? क्योंकि आप एक्सपोज हो, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी से पहले एडवांटेजेस समझ लेते हैं। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम को इन्वेस्टमेंट साइज नॉर्मल सिस्टम से कम चाहिए होती है, बिकॉज आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे होते।
आप इन्वेंट्री को फोरकास्ट नहीं कर रहे होते, आप इन्वेंट्री को स्टॉक नहीं कर रहे होते, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप अपने सप्लायर पे छोड़ देते हो ज़्यादातर, आपके कैश फ्लोज बहुत हेल्दी हो जाते हैं, आपको कैश फ्लोज ज़्यादा कैश फ्लोज की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बेसिकली वेयर हाउसेज है। और आपको जस्ट इन टाइम सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटीज़ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन लोअरिंग एंड एक्यूटिंग योर रन ऑफ प्रोडक्शन। आपको बड़े बड़े बैचेस नहीं बनाने, आपको डिपेंडेंट अपॉन डिमांड बैचेस बनाने, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपनी कैपेसिटी को कभी भी मैक्सिमम और कभी भी मिनिमम पे ला सकते हो। और जस्ट इन टाइम सिस्टम आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने और एड्रेस करने में हेल्प करता है। इसी तरह डिसएडवांटेजेस ऑफ जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या है? जो भी सवाल कर रहा है ब्रदर 2 मिनट वेट कर लो, मैं प्री रिक्विजिट पे आ जाऊँ, फिर आपको थोड़ी सी जो सवाल के जवाब है ना आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको बाद में डिटेल में समझा दूंगा। आपका डिसएडवांटेज क्या है जस्ट इन टाइम का? कि आपके पास स्टॉक नहीं होता। जैसे कि अभी हमारे एक ब्रदर कह रहे थे कि जस्ट इन टाइम सिस्टम अगर होगा तो हम अनफोर्सिन डिमांड को केटर नहीं कर पाएंगे, तो ये जस्ट इन टाइम का डिसएडवांटेज है कि आपके पास स्टॉक नहीं होता, आप सिर्फ उन्हीं डिमांड को केटर कर पाते हो जो कि फिक्स एंड शो शॉर्ट होती हैं। आपके पास कंट्रोल आपके सिस्टम से हट जाता है, क्यों? क्योंकि आप ज़्यादातर सप्लायर डिपेंडेंट होते हो, और अगर सप्लायर जो है वो कहीं गड़बड़ कर जाए तो आपका पूरा सिस्टम लैप्स कर सकता है। फिर एक डिसएडवांटेज है कि इट रिक्वायर्स एक्सेलेंट प्लानिंग। आपको जस्ट इन टाइम सिस्टम को अप्लाई करने के लिए बहुत एक्सेलेंट, बहुत एक्यूरेट प्लानिंग चाहिए होती है, जो कि कभी कभार बहुत मुश्किल भी हो जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको स्टेट ऑफ द आर्ट फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर्स, मॉडल्स, आपके जो क्वालिफाइड, आपका जो स्टाफ है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि आप एक सीरियस रिस्क पे हो फेल करने की। आप जस्ट इन टाइम सिस्टम अप्लाई करके मार्केट से वैनिश भी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कस्टमर्स को टाइमली सर्व नहीं कर पाएंगे अगर आपकी एक्सेलेंट प्लानिंग नहीं है। और आप स्ट्राइक्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स के लिए 100% एक्सपोज हो, आपका रिस्क बहुत हाई है। आप अगर आपकी कोई स्ट्राइक आ गई या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया तो आप उसको अपने सिस्टम से केटर नहीं कर पाओगे, और आप बड़े ऑर्डर्स को भी केटर नहीं कर पाते। ये डिसएडवांटेज हैं जस्ट इन टाइम के। तो जस्ट इन टाइम के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट जस्ट इन टाइम के साथ अलाइन हो, आप वही चीज़ परचेज कर रहे हो रियल टाइम में, कि जिसकी ज़रूरत हो वही चीज़ अपने सिस्टम में इन कर रहे हो, कि जिनकी असल में ज़रूरत हो, जिनकी ज़रूरत ना हो आपने उनको सिस्टम से आउट कर दिया हो। आपने अपने हर चीज़ों के साइकिल टाइम आपको पता होने चाहिए, हर प्रोडक्शन के अंदर हर प्रोडक्ट जो यूज़ हो रही है उसका डिलीवरी टाइम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करता चलूँ कि जस्ट इन टाइम सिस्टम उन सिस्टम्स पे अप्लाई बहुत इजीली नहीं हो पाएगा कि जो हैवीली डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स पे। जो सिस्टम्स, जो प्रोडक्ट्स हैवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट होते हैं, जस्ट इन टाइम उन पे बहुत इजीली अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क पे। उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उनकी फोरकास्टिंग जितनी भी आप एक्यूरेसी से कर दो, आपकी रिस्क एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको सेफ्टी स्टॉक रखना ही पड़ता है। तो परचेजिंग के वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जस्ट इन टाइम अगर आप सिस्टम अप्लाई कर रहे हो तो आपने कोशिश सबसे पहले ये करनी है कि आपके जितने भी वेंडर्स एंड सप्लायर्स हैं वो आपकी विसिनिटी के अंदर हो, आपकी रेंज के अंदर हो, आपकी रेंज से बाहर ना हो, आपके मुल्क से बाहर ना हो। आपके ज़्यादा कोशिश करें कि आपके शहर से, आपके जोन से ही बाहर ना हो, क्योंकि आप हैवीली डिपेंडेंट अपॉन हो उन पे और अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे। फिर जस्ट इन टाइम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप शॉर्टर डिलीवरीज कर रहे हो, तो छोटी डिलीवरीज कर रहे हो, तो छोटी डिलीवरीज पिक कर रहे हो, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने की है कि हम बात करते हैं ईडीआईस की, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम्स की, कि आप अपने सिस्टम में जो भी एंट्री करो वो सब जगह इक्वली एक्सपोज हो। लेकिन एक बात जस्ट इन टाइम के लिए समझने वाली है कि आपका सिस्टम कम्युनिकेशन में स्ट्रांग होना चाहिए। अब वो कम्युनिकेशन आप ईमेल से करो, आप कम्युनिकेशन व्हाट्सएप से करो, आप कम्युनिकेशन फ़ोन से करो, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आप हर टाइम, हर वक्त रियल टाइम डेटा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपने सप्लायर्स, अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर रहे हो। अगर सिस्टम में कोई फ्लॉ भी आया है ना, तो आपके सप्लायर को और आपके कस्टमर को फ़ौरन पता चल जाए, ताकि वो उसके हिसाब से अपनी डिमांड्स को चेंज करें। वरना किसी भी पॉइंट पे याद रखो कि वेयर हाउसिंग नहीं है, बड़ी बल्क वेयर हाउसिंग नहीं है, और हर पॉइंट के लिए आपको एफिशिएंट फोरकास्टिंग की ज़रूरत है। ठीक है, और इन्वेंट्री कंट्रोल की केस में कि आपके पास सेफ्टी स्टॉक्स नहीं है,
और आप अपने इन्वेंट्री सिस्टम में से एरर्स को रिड्यूस कर रहे हो। जी आप अब आप लोगों में से जिसको सवाल करना है कर ले। जी अहमद फैसल, नवीद साहब आपने भी सवाल किया था शायद। जी अहमद फैसल बोले, अहमद फैसल बोल। हम्म। 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 नहीं, आपने आपने प्रोडक्ट ऑर्डर की 3 महीने के टाइम से, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के अंदर डिले आ गया, ठीक है। तो अब जब डिले आया ना, तो ये बात समझो कि सिर्फ प्रोडक्ट के आने में डिले नहीं आया, उस प्रोडक्ट के बनने में भी डिले आया, उस प्रोडक्ट के कस्टमर तक पहुंचने में भी डिले आया। इस पूरे सिनेरियो को ना हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। आपने स्नोबॉल को बनते हुए देखा होगा कि पहाड़ के ऊपर से वो एक छोटा सा जर्रा नीचे आता है, वो नीचे आते 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 बर्फ़ को अपने साथ जमा करता जाता है और नीचे आके वो एक स्नोबॉल बन जाता है। तो ऐसे फिनोमेना को हम स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने सपोज कोई प्रोडक्ट मंगवाई कि जिसने आना था 3 महीने में, ठीक है। आपने उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए 15 दिन रखे थे, उस प्रोडक्शन को कस्टमर तक पहुंचने के लिए 1 महीना रखा था। तो टोटल डिलीवरी टाइम कस्टमर का कितना था? 4.5 महीने। अब आपके प्रोडक्ट आने में 3 महीने के बाद 1 महीने का डिले हो गया, तो अब कस्टमर को वो प्रोडक्ट कब कब मिलेगी? 5.5 महीने में। तो जस्ट इन टाइम, तो ये सिस्टम भी है, इस सिस्टम में आया है डिले, और ये डिले टाइमली कस्टमर को कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो ये सिस्टम जस्ट इन टाइम है। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो रहा तो भी जस्ट इन टाइम है। हमें ये समझना है कि आपके सिस्टम में ये एरर आया है, जो 3 महीने में आनी थी वो 4 महीने में आई। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम ये कहता है कि पहले तो आइडेंटिफाई की जाए कि ये क्यों हुआ है, ठीक है, इसकी रूट कॉज पता होनी चाहिए। अब एक ऐसा सिस्टम है, अब आप समझो कि आपने कस्टमर को पहले ही 6 महीने का बोला हुआ है कि आपकी डिलीवरी 6 महीने में आएगी, ठीक है। आपको पता है कि आपकी डिलीवरी 4.5 महीने में रेडी हो जाएगी। 1.5 महीना क्या रखा आपने? सेफ्टी टाइम। जस्ट इन टाइम कहता है सेफ्टी टाइम नहीं होना चाहिए। आपकी डिलीवरी 4.5 महीने में कंप्लीट होगी, आप कस्टमर को बोलो कि 4.5 महीने और 1 दिन के बाद आपको डिलीवरी मिल जाएगी। जब आपको नज़र आ गया ना कि आपके सिस्टम के अंदर ये काम 4.5 महीने में नहीं हो पाएगा, तो आप कस्टमर को टाइमली इन्फॉर्म करो। जब आपके सर पे तलवार होगी ना कि आपको कस्टमर को टाइमली अपडेट करना है, और पूरी कंपनी आपसे सवाल करेगी कि यार ये चीज़ 1 महीना डिले क्यों हुई, तो आप कोशिश करोगे कि पहली बात तो ये कि असल रूट कॉज पता हो कि किसकी वजह से गलती हुई है, और फिर ये गलती रिपीट ना हो इसके लिए मेजर्स लोगे। ऐसा सिस्टम जस्ट इन टाइम कहलाएगा। कि जहाँ पे देखो, जस्ट इन टाइम सिस्टम में गलती होती है, लेकिन नंबर 1 वो गलती आइडेंटिफाई होती है, नंबर 2 उस गलती की रिपीटेशन ना होने के लिए आप मेजर्स लेते हो। ऐसा सिस्टम जस्ट इन टाइम कहलाता है। हम्म। 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 दीदी आपकी आवाज़ आ रही है, बोले। हम्म। मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताया कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे, कि जो हैवीली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट है, उस पर जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हमारे डिस्कशन का टॉपिक ये है कि आपके पास 4.5 महीने में एक प्रोडक्ट रेडी हो सकती है। आपने कस्टमर को बिला वजह 6 महीने का टाइम दिया, 1.5 महीना आपने रखा है सेफ्टी स्टॉक। और ये सेफ्टी क्यों रखा है? क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम में गलतियाँ होती है, लेकिन जस्ट इन टाइम कहता है कि सिस्टम में गलती क्यों हो रही है ये आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अब आपने अगर कस्टमर को 4.5 महीने दिया हुआ है ना, तो आपकी प्रोडक्ट चाइना से उठ रही हो तब कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिले, कराची पहुंचे तब कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिले, और जब आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाए तब भी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिले। तो रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए। ये जस्ट इन टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है। जी हसन साहब। वेरी गुड। JIT और कानबान सेम चीज़ नहीं है, बट कैनबैन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है JIT का। कैनबैन कहता क्या है कि एक जगह से प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए तो दूसरे वाले को इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए, ठीक है। तो मैं कैनबैन को डिस्कस इसलिए नहीं करता कि वो प्योर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है,
लेकिन कैन मैन जस्ट इन टाइम बनाने के लिए सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और कोई सवाल? एफिशिएंट सिस्टम है, इफेक्टिव नहीं। जी 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 जी, बिल्कुल एफिशिएंट सिस्टम है, और इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जी नवीद हसन साहब, काफ़ी देर से आपकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था। नवीद हसन जी, नवीद हसन साहब फरमाइए। ये कौन है? आपका बच्चा है? ये आपका बेटा है जो पीछे से चिल्ला रहा है? जी जी बताइए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, आपको रिकॉर्डिंग पिछली दफ़ा की तरह मिल जाएगी, बताइए। हम्म 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 वेरी गुड। पहली बात तो ये बताऊं कि नवीद साहब, पहली बात तो ये बताऊं कि ये जस्ट इन टाइम का लेक्चर मैं फोर्थ टाइम या थर्ड टाइम दे रहा हूँ इस सेमेस्टर में। आपका ये सवाल इस सारे सवालों के पार से ऊपर है, ठीक है। आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है, और आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने ये सवाल किया, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू ये कि अब मैं आपको दो फेज़ में इसका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन क्या जस्ट इन टाइम होती है, या रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन में कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं जस्ट इन टाइम के, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम सबसे पहले तो एक एफिशिएंट सप्लाई चेन नेटवर्क बनाता है, ठीक है। अब आपकी प्रोडक्ट अगर रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन को फॉलो कर रही है, तो वो बहुत सारे प्री रिक्विजिट जस्ट इन टाइम के फॉलो कर रही है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर आपकी रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन के अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल को जस्ट इन टाइम के तरीके से चलाया जा रहा है, मींस कि सप्लायर बाउंड है उस वक्त डिलीवर करने का जिस वक्त उसकी प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा है तो आपकी रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन इज़ कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड टू जस्ट इन टाइम, ठीक है। बिना बताए, बिना सवाल किए, बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन किए आप उस रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन को जस्ट इन टाइम बना चुके हो। अगर इन्वेंट्री का पॉइंट वैलिड है कि सप्लायर बाउंड है उस वक्त डिलीवर करने का जिस वक्त कस्टमर को या प्रोडक्शन को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो सिर्फ रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन है विद एन एलिमेंट ऑफ JIT, ठीक है। दूसरी बात आपने की कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं क्या वो जस्ट इन टाइम पे ही बनते हैं, तो इसमें थोड़ा सा तजाद है, ठीक है। दो तीन तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं। एक जो कि कस्टमर की डिमांड्स, कस्टमर के फीडबैक, कस्टमर के क्विजेस, कस्टमर के आंसर्स से आप उस प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आ रहे हो। जस्ट लाइक क्लोथिंग, अगर क्लोथिंग का ब्रांड है तो वो इनोवेटिव प्रोडक्ट है, और इनोवेटिव प्रोडक्ट होने के बाद वो उसके अंदर बेहतरी कैसे आ रही है, पुरानी प्रोडक्ट की फीडबैक पे। और एक ऐसे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर की डिमांड पे बनती हैं, मींस फोक लिफ्ट्स हैं, हैवी मशीनरी है, सही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि जो कस्टमर की डिमांड रेज होने पे आपकी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन है, वो आपकी मेक टू ऑर्डर सप्लाई चेन है, वो रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन है। लेकिन वो JIT सिर्फ तब बनेगी कि जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे आप अपने सप्लायर को भी रिक्वायरमेंट डालते हो। मींस
कस्टमर ने रिक्वायरमेंट डाली और आपके पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी पैकेजिंग मटेरियल, कोई भी आदमी अवेलेबल ना हो। ये सब तब अराइज हो कि जब आपकी कस्टमर ने रिक्वायरमेंट डाली। मैं एग्जांपल देता हूँ सॉफ्टवेयर की, कि कस्टमर ने आपको एक सॉफ्टवेयर आपसे बनवाने को कहा, ठीक है। आप जस्ट इन टाइम कब होगे? जब तक कस्टमर की रिक्वायरमेंट अराइज नहीं हुई, आपने उसके लिए कोई हार्डवेयर परचेज नहीं किया, कोई सॉफ्टवेयर का बंदा नहीं रखा, वो और कोई भी चीज़ आपने अपने इन्वेंट्री में नहीं रखी। कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी, आपने रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मार्केट से अपने सप्लायर्स को रेडी रखा, सप्लायर्स ने आपको टाइमली डिलीवरी दी और आपने वो डिलीवरी कस्टमर को दे दी, वो सॉफ्टवेयर बना के कस्टमर को दे दिया। इस पॉइंट पे आप जस्ट इन टाइम हो। लेकिन आपके पास पहले से एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है कि जिसमें आप बहुत सारे काम कर रहे हो और आप मेक टू ऑर्डर चीज़ें बना रहे हो, ठीक है। तो आप उस पॉइंट पे, जैसे कि हमने पहले बात की कि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप पे तो काम कर रहे हो, आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों में चेंजेस तो कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट इनोवेटिव तो है, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी प्रोडक्ट जस्ट इन टाइम नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके सप्लायर्स बाउंड हो इस बात के लिए कि जब आपको रिक्वायरमेंट आएगी तब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे और तब सप्लायर उसका सामान डिलीवर करेगा। फिर जस्ट इन टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट और हैं, वो है सबसे पहले कि प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन स्मॉल लॉट्स में होती है और आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है और आपकी क्वालिटी कंट्रोल। क्यों? क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर कर रही होती है कि जितना भी प्रोडक्ट इनकमिंग है वो सारा का सारा प्रोडक्ट एज़ पर रिक्वायरमेंट है, एज़ पर पार है, एज़ पर क्वालिटी है, आपकी वेस्टेजेस कम से कम है और आपके सिस्टम में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के फैक्टर्स पाए जाते हैं। फिर है HRM। जस्ट इन टाइम का एक और इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है, वो है ह्यूमन रिसोर्स एंड जनरल मैनेजमेंट। ये कैसे? हम सिस्टम में इन्वेंट्रीज बिल्डअप करके लगते हैं लोगों की। कैसे? आपको अगर एग्जेक्टिव की ज़रूरत है, आपको आपका जूनियर की ज़रूरत है, जूनियर हायर कैसे होता है? एक जूनियर आता है जो कि 3 महीने ट्रेनिंग लेता है, फिर उसकी 3 महीने एवेल्यूशन चलती है, 6 महीने के बाद वो सिस्टम में इनकॉर्पोरेट होता है। बेसिकली ये 6 महीने सिस्टम के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम्स में ऐसे लोग हायर नहीं होते। जस्ट इन टाइम सिस्टम में वही लोग हायर होते हैं जो अपना काम करने में माहिर हों और ऐसे लोगों को फर्स्ट डे से काम पे लगाया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स अगर ऐसा काम कर रहा है तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट में जस्ट इन टाइम इनकॉर्पोरेट कर चुका है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बाउंड होता है लोगों की ट्रेनिंग करने के लिए अबाउट जस्ट इन टाइम कल्चर, कि जस्ट इन टाइम कल्चर है क्या, जस्ट इन टाइम से लोगों को फ़ायदा क्या हो रहा है। अच्छा, जस्ट इन टाइम लोगों में खौफ भी पैदा करता है कि यार अब जो है हम बच नहीं पाएंगे और सिस्टम में हमारी ट्रेसिबिलिटी बढ़ गई है। नहीं, जस्ट इन टाइम कहता है कि आप लोगों को एम्फेसाइज करें, लोगों को मोटिवेट करें। कैसे? कि आप इस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, आप इस सिस्टम की जान हो और पूरा सिस्टम आपके कंधे पे। जैसे कि मैंने वो नट वाली एग्जांपल दी, तो नट वाली एग्जांपल में आप 2 तरीके से इसका जवाब बना सकते हो। नंबर 1 तो ये कि आप कहो कि यार अगर तुझसे एक भी नट गुमा तो तेरी वजह से पूरा सिस्टम रुक जाएगा, तुझे निकाल दिया जाएगा। और नंबर 2 जो कि जस्ट इन टाइम का तरीका है, वो ये कि आप उसको जाके मोटिवेट करो कि यार आप पे ना पूरा सिस्टम डिपेंडेंट है और अगर आपसे कोई नट गुम गया तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा, कंपनी को लाखों का नुकसान होगा। तो आप प्लीज़ ज़रा जो है ना ध्यान से काम करें ताकि आपकी वजह से सिस्टम को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। और जस्ट इन टाइम टीम वर्क एंड क्या कहेंगे उसको, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क पे बहुत एम्फेसाइज करता है कि हर किसी को हर किसी का काम करना आता हो, ताकि अगर सिस्टम में कोई एक बंदा या कोई एक डिपार्टमेंट आउट हो जाए या कोई एक डिपार्टमेंट ना आए तो सिस्टम को इम्पैक्ट ना हो। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो, लोगों को एक दूसरे का काम करना आता हो, जिसकी ट्रेनिंग भी आपकी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देती है। अब हम थोड़ा सा जो है ना जस्ट इन टाइम से रिलेटेड प्रोडक्शन के फैक्टर्स समझ लेते हैं। ये शायद आज पूरे नहीं हो पाएंगे तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। काफ़ी एलेबोरेटिव वे में मैंने उसमें समझाया हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम हम 3 सिस्टम्स में जस्ट इन टाइम को देखते हैं, ठीक है। एक है जस्ट इन टाइम बेसिक जस्ट इन टाइम सिस्टम, एक है TPS जिसको कहते हैं टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम्स, और एक है लीन मैन्युफैक्चरिंग। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जस्ट इन टाइम जितना मैंने आपको समझाया, अगर आइडिया हो सके तो जस्ट इन टाइम एक फोर्स्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, ठीक है। पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है लेकिन उसके साथ फोर्स मेजर भी है। क्या फोर्स करते हो आप? सिस्टम को इतना हद तक स्क्वीज कर देते हो कि सिस्टम में से सारी गलतियां रिमूव हो जाती हैं।
तो ऐसा सिस्टम जो कि फोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक वाया फोकस ऑन थ्रूपुट एंड रिड्यूस इन्वेंट्री हो। थ्रूपुट क्या है? सिस्टम के अंदर आपकी प्रोडक्ट जितनी देर रहती है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट होने तक, उस पूरे टाइम को थ्रूपुट कहते हैं। आपने एक टैंक का साशे बनाना है, तो जब से रील इशू हुई और जब तक कार्टन पैक होके वेयर हाउस में नहीं चला गया, ये पूरा टाइम सिस्टम में उस प्रोडक्ट का थ्रूपुट है और इन्वेंट्री को रिड्यूस करता है। तो जस्ट इन टाइम एक फिलॉसफी है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की वाया फोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, जो कि डिपेंडेंट होती है थ्रूपुट पे और रिड्यूस इन्वेंट्री पे, ठीक है। बट टीपीएस इसी सिस्टम को कैसे चलाता है? टीपीएस जो है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम एम्फेसाइज करता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे, रिस्पेक्ट फॉर पीपल पे एंड स्टैंडर्ड वर्क प्रैक्टिसेस पे। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम कहता है हर चीज़ की एसओपी होनी चाहिए, हर चीज़ पे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का फैक्टर होना चाहिए और रिस्पेक्ट फॉर पीपल हर जगह पे इनकरेज की जानी चाहिए। ऐसे सिस्टम में जीआईटी इम्प्लीमेंट हो जाता है। और लीन प्रोडक्शन सिस्टम क्या कहता है? लीन प्रोडक्शन सिस्टम कहता है कस्टमर को हम वही चीज़ सप्लाई करेंगे जो कि उसको चाहिए विदाउट वेस्ट। तीनों सिस्टम काम एक जैसा ही कर रहे हैं बट डिफरेंट अप्रोचेस से, इसलिए ये तीन डिफरेंट सिस्टम्स हैं। तो इन सिस्टम्स में बेसिकली काम कैसे होता है? काम होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट से या एलिमिनेशन ऑफ मूडा से। वेस्ट को जापानीज में मूडा कहते हैं। तो वेस्ट या मूडा की डेफिनेशन क्या है? हर वो चीज़ जो कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम में वैल्यू ऐड नहीं कर रही, वो सिस्टम में मूडा है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिस्टम में जो भी चीज़ वैल्यू ऐड नहीं कर रही, वो मूडा है। इसकी एग्जांपल स्टोरेज, आप प्रोडक्ट बना के बिला वजह स्टोर करते हो, ये मूडा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप कस्टमर को 6 महीने का टाइम देते हो और 1 महीने या 1.5 महीना उसकी गाड़ी रिटेल पे या वेयर हाउस में खड़ी रहती है, तो कस्टमर के लिए मूडा है ना। जब 4.5 महीने में तैयार हो गए तो आप 4.5 महीने में दे दो उसको। फिर गाड़ी बनने के बाद 1 महीना उसकी इंस्पेक्शन होती है या 1 हफ्ता उसकी इंस्पेक्शन होती है, कस्टमर कहता है ये भी मूडा है, आप गाड़ी परफेक्ट बनाओ और मुझे दे दो। क्यूज़ में लगी हुई है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है कि जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, वो इस सिस्टम का 100% वेस्ट या 100% मूडा है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओनोस की थ्योरी मूडास को कैसे डिफाइन करती है? ओनोस की थ्योरी के मुताबिक 7 टाइप ऑफ मूडास हैं। सबसे पहला है मूडा ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन हम किसको कहते हैं? जितनी हमारी डिमांड उससे अगर 1 यूनिट भी ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मूडा है। कैसे? आपको डिमांड आई 1000 यूनिट बनाने की, आपने बनाए 1010 यूनिट, तो आपके दिमाग में बेसिकली ये ख्याल होता है कि 10 प्रोडक्ट या तो ख़राब होंगे या वारंटी क्लेम में आएंगे या जो है सिस्टम में से मिस हो जाएंगे, ठीक है ना, गुम जाएगी इन्वेंट्री। तो आप 10 प्रोडक्ट ज़्यादा बना के रखते हो, ठीक है। ओनो कहता है कि ये मूडा है। अगर आपको 1000 की रिक्वायरमेंट आई थी, आप 1000 बनाए, आपको 10,000 की रिक्वायरमेंट आई थी, आप 10,000 बनाए बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री के। जी अहमद फैसल साहब। हाँ, ये और भी बिक सकते का सिनेरियो ही नहीं है ना। जस्ट इन टाइम जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बनाऊंगा, ना ज़्यादा बनाऊंगा ना कम बनाऊंगा। इसको कहते हैं सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक का जस्ट इन टाइम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं क्यूज़। सही है। जस्ट इन टाइम सिस्टम कहता है कि अगर आपके फंक्शन में, आपके प्रोसेस में क्यूज़ लग रही हैं तो इसकी कुछ वजूहात हो सकती है। नंबर 1 तो ये तो फॉरमोस्ट है कि आपके कुछ डिपार्टमेंट अंडर कैपेसिटी काम कर रहे हैं और कुछ डिपार्टमेंट ओवर कैपेसिटी काम कर रहे हैं। मींस कुछ लोग हैं कि जो अगर दिन में 4 घंटे भी काम कर लें तो उनका काम कंप्लीट हो जाता है, बाकी 8 घंटे वो कोई काम नहीं करते। और कुछ लोग हैं जो 12 घंटे काम करते हैं, उसके बाद भी उनको ओवर टाइम की ज़रूरत पड़ती है अपना काम कंप्लीट करने में। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम कहता है कि आप पूरे सिस्टम को फिर से रीडिज़ाइन करें, पूरे सिस्टम को फिर से समझें, हर किसी का थ्रूपुट देखें, हर किसी के काम करने की टेक्निक्स देखें और उसके हिसाब से सिस्टम में ऐड या सब्ट्रैक्ट ऑफ कैपेसिटीज़ करें। बैंक के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि यार एक डिपार्टमेंट है जिस पे क्यूज़ लगी हुई है, चाहे वो कैश रिसीवेंट हो या कैश इशुएंस हो, और एक डिपार्टमेंट है जो खाली पड़ा है। तो ओनो कहता है कि आप ऐसे सिस्टम में क्यूज़ लगा के मूडाज ऐड कर रहे हैं
आप ऐसे सिस्टम को रीडिफाइन करें कि सिस्टम में से क्यूज़ ख़त्म हो जाएं। और अगर सिस्टम में क्यू ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि पूरा सिस्टम होमोजीनियसली काम कर रहा होगा। फिर अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर या सिस्टम से बाहर अगर प्रोडक्ट की हो रही है इननेसेसरी, तो ये ओनोस के हिसाब से मूडा है, वेस्ट है। इन्वेंट्री हमने बहुत डिस्कस कर ली। अब है मोशन। किसी भी प्रोडक्ट को अगर एक्स्ट्रा मोशन या एक्स्ट्रा रिलेटिव हैंडलिंग मिल रही है, मोशन का मतलब यहाँ पे हैंडलिंग है, तो इसका मतलब वो मूडा है, उस हैंडलिंग को रिमूव करें आप, ठीक है। और हैंडलिंग को, एक्स्ट्रा हैंडलिंग को, अननेसेसरी हैंडलिंग को रिमूव करने का क्या तरीका है कि आप स्टैंडर्ड वर्क प्रैक्टिसेस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएं हर प्रोडक्ट की। कि एक प्रोडक्ट अगर आपने प्रोड्यूस करना है तो उसने फुला फुला जगह से फुला फुला तरीके से गुजरना है। अगर इससे ज़्यादा इसमें हैंडलिंग लगी तो इसका मतलब ओवर मोशन यूज़ हुआ है, ओवर हैंडलिंग यूज़ हुई है और वो मूडा है। फिर है ओवर प्रोसेसिंग। ये बड़ा क्लासिक किस्म का मूड है कि जो जनरली सिस्टम में होता है और लोगों को पता नहीं होता। और ये क्यों नहीं, पहले तो ये समझे कि ओवर प्रोसेसिंग होती क्यों है। कुछ प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड वर्क प्रोसेसेस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ना होने की वजह से उन चीज़ों पे ओवर प्रोसेसिंग होती है। इसकी एग्जांपल समझने के लिए हम बेकिंग को देखते हैं। एक पिज़्ज़ा डिलीवरी सिस्टम है या पिज़्ज़ा बनाने का सिस्टम है कि जिसको पता है कि मेरे प्रोडक्ट पे 20 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। अब ये ओवर प्रोसेसिंग किसके पर्सपेक्टिव से, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। आपको पता है कि 20 मिनट बेक करूँगा ना तो मेरा पिज़्ज़ा उस हद तक तैयार हो जाएगा जिस हद तक कस्टमर को ज़रूरत है। इसके बाद अगर आपने 10 सेकंड भी एक्स्ट्रा बेक किया उसको तो ये ओवर प्रोसेसिंग में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पिज़्ज़ा पे एक SOP बनी हुई है कि 20 मिनट बेक करने के बाद ये कस्टमर के लिए तैयार हो जाता है। और अगर 20 मिनट बेक करने के बाद ये अपने स्टैंडर्ड डिज़ाइन पे तैयार नहीं हुआ या स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको हम जनरली अपने सिस्टम में कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड पे तैयार नहीं हुआ, तो उसमें बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। आपने हैंडलिंग ज़्यादा की है, आपकी मशीनरी ठीक नहीं चल रही है, आपके हीटर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपके मटेरियल जो आपका बेकिंग मटेरियल है उसमें कोई चेंजेस आ गई हैं। तो अगर ऐसा सिस्टम हो कि जहाँ से ओवर प्रोसेसिंग हट जाए और हर प्रोडक्ट सेम टाइम पे प्रोसेस हो रहा हो, सेम टाइम पे बेक हो रहा हो, तो आप देखेंगे हर डिपार्टमेंट को एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा, आपका सिस्टम जस्ट इन टाइम पे आ जाएगा। फिर मेंटेनेंस वालों को भी पता होगा कि यार मशीन को हैवीली मेंटेन रखना है क्योंकि सिस्टम में ओवर प्रोसेसिंग की इजाज़त नहीं है। आपके इंपोर्ट डिपार्टमेंट को पता होगा कि यार हमें इसी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट लेके आना है क्योंकि सिस्टम में 20 मिनट से ज़्यादा प्रोसेस करने की इजाज़त नहीं है। कई मरतबा कई रॉ मटेरियल लोग इसीलिए इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं कि यार पैसे कम है और थोड़ी ओवर प्रोसेसिंग करके ये स्टैंडर्ड बन जाएगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के मुताबिक आ जाएगा। अगर हम पिज़्ज़ा की एग्जांपल ही लें तो डो एक इम्पोर्टेड है और डो एक लोकल है। लोकल डो आप 25 मिनट में बेक करेंगे और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड वाला डो है वो 15 मिनट में बेक हो जाएगा। तो लोग लोकल डो लेके 25 मिनट उसको बेक कर लेते हैं। ये सिस्टम में ओवर प्रोसेसिंग है और उसको ओनो मूडा कहता है। इसको सिस्टम से एलिमिनेट करना है। और आखिरी है डिफेक्टिव प्रोडक्ट। सिस्टम के अंदर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होने ही नहीं चाहिए। डिफेक्टिव प्रोडक्ट बताता है कि या तो आपकी प्रोडक्शन की जो मशीनरी है वो ऑब्सोलीट हो गई है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, या आपके सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉ है कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनने पे मजबूर कर रहा है। ऐसे सिस्टम में डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मूडा हैं, उनको एलिमिनेट करना चाहिए। अच्छा, इनके एलिमिनेशन के तरीके क्या हैं? तो हमें 5 एसेस डिफाइंड हुए हैं। सबसे पहला है सॉर्ट एंड सेग्रीगेट। जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो सबसे पहला आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सॉर्ट एंड सेग्रीगेट पे। ये कहता है व्हेन इन डाउट थ्रो इट अवे। आपको अगर लगता है कि ये प्रोडक्ट सिस्टम में आके सिस्टम के अंदर गलतियां पैदा करेगी, आप उसको सिस्टम से बाहर निकाल दें, आप उसको सिस्टम से थ्रो कर दें। फिर अपने मेथड्स को सिंप्लीफाई या स्ट्रेटन करें। ये जो सारा कैलकुलेशन या सारी बात हो रही है ना, इसको अगर इजी वे में अप्लाई करना है ना तो आप अपने सिस्टम में अपने मेथड्स में स्ट्रेटनेस ले आएं, सिंप्लीफिकेशन ले आएं, कॉम्प्लेक्स मेथड्स ना रखें। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं या जिन प्रोडक्ट्स में R&D बहुत होती है ना, वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट पे जस्ट इन टाइम अप्लाई करना आसान नहीं होता। तो आप अपने सिस्टम्स में अपने प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई रखें, स्ट्रेट रखें। फिर शाइन एंड स्वीप। अपनी मशीनरी को, अपने प्रोडक्शन इक्विपमेंट को क्लीन करें डेली। इससे भी बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारे मिस्टेक्स ख़त्म हो जाते हैं। आपकी प्रोडक्शन मशीनरी की कैपेसिटी, एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
फिर आप करें स्टैंडर्डाइज, अपनी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करें, हर किसी का स्टैंडर्ड वर्क प्रोसीजर हो, हर सिस्टम का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, सिस्टम में से वेरिएशंस आप ख़त्म कर दें। और सेल्फ डिसिप्लिन, कि आप अपने वर्क को और अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू चेक करते रहें और कंटिन्यू रिव्यू करते रहें। सिस्टम में दो और एस हमने और डिफाइन किए। सबसे पहला है सेफ्टी, कि आप अगर है गुड प्रैक्टिसेस, अगर गुड वर्किंग प्रैक्टिसेस रखेंगे तो सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली काम करेगा और आपका सिस्टम जस्ट इन टाइम पे आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। और आखिरी है सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, अगर आपका सपोर्ट एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी आपके साथ काम कर रहा होगा तो सिस्टम में से वेरिएबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो वेरिएबिलिटी किसको कहते हैं, कि आपका कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसेस है, अगर आप उससे किसी भी वजह से डेविएट हो रहे हो तो आपके सिस्टम में वेरिएबिलिटी आ रही है। तो इन्वेंट्री जो है वो उस वेरिएबिलिटी को हाइड करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर पे नहीं जा रहे और आपकी वेरिएबिलिटी, आपके पास सिस्टम में बहुत सारी इन्वेंट्री है, तो आप उस वेरिएबिलिटी को हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो। और वेरिएबिलिटी कम करने से आपका वेस्ट कम हो जाता है। जी, क्या सवाल है किसी का भाई? जी, 5S जो है वो GIT से रिलेटेड है। एग्जाम्पल्स, यूज़ क्लोथिंग इम्पोर्टेड फ्रॉम USA। मुजम्मिल अल्ताफ़ साहब, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल दी है आपने? यूज़ क्लोथिंग इम्पोर्टेड फ्रॉम USA। 5S GIT से रिलेटेड है। 5S GIT में वेरिएबिलिटी रिमूव करने के तरीके हैं। आज हमारे CR साहब बड़े खामोशी, खैरियत है? अदीला अंसारी, कंवल, आयशा, अहमद, आतिफ, कोई सवाल अभी तक? हम्म पूछे। हाँ हाँ, सिर्फ लीडर सेंड करेगा। नवीद साहब, आपके सवाल का जवाब मिल गया था जो आपने मुझसे अभी सवाल किया था, रिस्पॉन्सिव, वो जवाब मिल गया था आपको? बताएं, थोड़ा सा बताएं हमें भी, ताकि हम क्लास के साथ भी शेयर कर सकें। बिल्कुल ठीक है। ठीक, ठीक है। हम्म 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 बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ मैं एक बात क्लास को बताता चलूँ कि स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस है अगर आपका, और अगर आपको JIT पे कन्वर्ट करना है तो इट कुड टेक अप टू 5 years, 5 साल लग सकते हैं आपके सिस्टम को JIT में कन्वर्ट होने में। और अगर आपका मीडियम टू लार्ज साइज बिजनेस है तो आपको 15 साल तक लग सकते हैं JIT में कन्वर्ट करने पे। जी नवीद साहब बताइए। बिल्कुल। बिल्कुल, इसीलिए JIT प्रीरेक्विजिट की बात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ सिस्टम के अंदर फ्लॉ पैदा कर रही है हमें उसको रिमूव करना है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि सारे डिपार्टमेंट्स को JIT पे कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, आपका सिस्टम तब तक JIT नहीं हो सकता जब तक कि आपका लेबर डिपार्टमेंट है ना, वो भी JIT पे कन्वर्ट ना हो जाए।
आपका एचआर डिपार्टमेंट भी जीआईटी पे कन्वर्ट ना हो जाए, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट जब जीआईटी पे कन्वर्ट होंगे तब आप कह सकोगे कि मेरा सिस्टम जीआईटी पे कन्वर्टेड है। एल्स आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को तो फ़ौरन कर सकते हो। सपोज आपके एचआर में 2 लोग काम करते हैं, आपने उनको समझाया जीआईटी के प्रीरेक्विजिट, उन पे जीआईटी इम्प्लीमेंट करा दी, आपका सिस्टम जीआईटी नहीं हुआ, आपका सिर्फ एक डिपार्टमेंट जीआईटी हुआ। ठीक है क्लास, फिर हम इंशाल्लाह रमज़ान में मुलाकात करते हैं आप लोगों से। अल्लाह आप लोगों को खैर व आफियत के साथ रमज़ान में दाखिल होने की तौफीक अदा करे। आपको ये क्लास की वीडियो अभी मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, और इसके साथ एक मिनट शाइन, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो भी शेयर करूंगा जो कि मैंने पिछली क्लास में जीआईटी एक्सप्लेन किया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैवीली वेल एक्सप्लेन थी, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको कोई क्लियरिटी चाहिए हो। जी शाइना, आप बताइए। क्लास की टाइमिंग हमारा शायद फैसल अपना स्लॉट 4 है ना? हमारे नहीं, क्लास के हिसाब से जो हमारी क्लास होती है, देखो हाँ 4 स्लॉट ये आपकी क्लास ने शेयर किया है मुस्तफ़ीज़ साहब ने, कि जो 6:30 से 9:30 वाली, 6:30 से 7:30 वाली क्लास होती है, 6:30 से 9 वाली क्लास होती है जो बेसिकली आप लोगों की क्लास है, तो वो 15:30 से 16:30 और 16:45 से 17:45 होगी। तो अभी 12-13 नहीं 4:30 क्या होगा फैसल? 3:30 होगा। शाइना, आप मुझसे हर मर्तबा उस बात पे बहस करते हो जो मेरे हाथ में है नहीं। अब ये स्लॉट मैंने तो बनाया नहीं है, मैं तो ना मैं वेबिनार्स बना रहा हूँ, ना मैं ये स्लॉट बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर नॉर्मल रूटीन में आपका अगर यूनिवर्सिटी चल रही होती तो आपकी कितने बजे क्लास होती रमज़ान में? रमज़ान में फैसल कितने बजे होती है? फैसल रमज़ान में कितने बजे क्लास होती है? रमज़ान की क्लास नहीं ली आपने? तो देखो आप, ओके नहीं, समर सेमेस्टर कभी रमज़ान में नहीं हुआ। तो अभी आप लोगों को एक अदद है। जी 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 फरमाइए। मेरे हिसाब से सेकंड स्लॉट में होना चाहिए। जी यासीन साहब फरमाइए। हाँ, तो ये 3:30 से 5:30 ही होगी। अब एक स्लॉट वीएलई होगा, एक स्लॉट जूम होगा, तो ये अगली क्लास से पहले पहले कंफर्म हो जाएगा। जी जी एक मिनट, जी जी चलो क्लास, और कोई बात डिस्कस करनी हो तो क्लास ग्रुप पे डिस्कस कर लो। ठीक है, चलो अब ये जूम सेशन कट ऑफ हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।